हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिथुन स्टडी सेंटर और मैं हूं मिथुन भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का जो आपका चैप्टर, पूरे बुक का जो चैप्टर जितना भी है उसमें हम लोग टोटली 48 प्रश्न लिए हैं और जिसमें से आपको ज़्यादा नहीं सिर्फ 40 प्रश्नों का सही जवाब देना है। और इसमें मैं गारंटी लेता हूँ 90% जो बच्चे हैं ना वो फेल हो जाएंगे जो तैयारी नहीं किए होंगे। तो देखना है आप लोगों को आपका कितना दम है इस वीडियो में और अपना जितना भी दम आपका मतलब पावर है आपको दिखाना है इस वीडियो में, क्योंकि आपने 6 महीना पहले से जितना पढ़ा है उस टोटली को मिलाकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे, सीधा सीधी बात है कि आपको यहाँ पे 40 प्रश्नों का सही आंसर देना है। और इसमें अगर आप निकल जाते हो 40 प्रश्न में, 40 प्रश्न का यदि आप लोग सही सही जवाब दे देते हो तो आपका जो है ना ये क्लास 10th में 90% आपका सामाजिक विज्ञान में कोर्स जो है ना उठेगा तो उठेगा, यानी कि आप 95% नंबर लाओगे। ठीक है, तो देखना है आप लोगों को क्या होता है आगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न आप देखिए, आपका प्रश्न पहला यहाँ से शुरू होता है, फास्ट में आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए प्रश्न आपका पहला बोलता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है इंग्लैंड, बी में है रूस, सी में दिया गया ऑस्ट्रेलिया और डी में दिया गया प्रचा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक ही बात याद रखना है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया होगा जो कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। तो जिनका जिनका भी सी आया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो बहुत बच्चे का सी आया है, इसी प्रकार से आप लोग अगली क्वेश्चन का भी आंसर देना। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न आपका बोलता है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है सेनापति, बी में है फ्रांस के राजदूत, फ्रांस में राजदूत और सी में दिया गया प्रधानमंत्री और डी में दिया गया गृह मंत्री। तो देखिए किनका किनका यहाँ पे सही आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री होगा, यानी कि जिनका जिनका भी अभी सी यहाँ पे आ रहा है उनका राइट आंसर होगा, यानी कि आप लोग याद रखिएगा प्रधानमंत्री। इसी प्रकार से अगली क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर एकदम धैर्यपूर्वक बनाकर देना और आप लोग ईमानदारी पूर्वक आंसर बताना। ठीक है, तो देखिए आपका अगली प्रश्न बोलता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जो जार का अर्थ होता है ना वह क्या होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है पीने का पानी बर्तन, बी में है पानी रखने की मिट्टी, पानी रखने का मिट्टी। ठीक है, और सी में दिया है रूस का सामंत और डी में दिया गया है रूस का सम्राट। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि रूस का सम्राट होता है जार का अर्थ। तो जिनका जिनका भी डी आया होगा उनका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान से देखिए और फास्ट में आंसर बताइएगा। प्रश्न आपका बोलता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया गया इंग्लैंड में, बी में है जर्मनी में, सी में दिया गया इटली में और डी में दिया है रूस में। तो देखिए यहाँ पे जिनका जिनका भी ये क्या जर्मनी आ रहा होगा, ठीक है, यानी कि बी नंबर जिनका भी आया उनका राइट आंसर होगा, यानी कि जर्मनी हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। तो आप लोग ये भी मिलाते जाना। आप लोगों ने अभी 4 प्रश्न देखा, 4 में से कितना आपका आया ये भी आप लोग कमेंट करते जाना साथ में। ठीक है, तो चलिए अगली प्रश्न आपका क्या बोलता है, तो ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न बोलता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना किस किसान आंदोलन के दौरान जो है ना दी गई थी। तो ऑप्शन आपका ए में दिया गया है बारदौरी आंदोलन, बी में है अहमदाबाद आंदोलन, सी में दिया गया है खेरा आंदोलन और डी में दिया गया चंपारण आंदोलन। तो देखिए यहाँ पर जिनका जिनका भी ए आ रहा होगा, ए जिनका भी ऑप्शन आया होगा उनका सही होगा, यानी कि बारदौरी आंदोलन जो है ना इसी आंदोलन के उपरांत वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना मिला था। तो यहाँ पे आप लोग मिलाना 5 में से किनका 5 में 5 आया है, मिलाते आप लोग यहीं से चलिएगा। तो अब देखिए 6 नंबर प्रश्न आपका बोलता है रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह जो है ना कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया गया 1916 में, बी में है 1917 में, सी में दिया गया 1918 और डी में दिया 1919 में। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो जिनका जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन आ रहा है उनका सही होगा, यानी कि रंपा विद्रोह जो ना 1916 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग ईमानदारी पूर्वक आंसर बताने का कोशिश करना। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न बोलता है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो ना कब लागू हुआ था। लंदन में जो ना अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो ना कब लागू हुआ था, यानी कि अनिवार्य का मतलब है कि 6 से लेकर 11 साल तक के बच्चे को, ठीक है, 6 से 11 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष मिला था। तो देखिए आपका ऑप्शन ए में यहाँ पे दिया जा रहा है ये 1820। और चलिए अगली क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं आप लोग। अगली ऑप्शन देखिएगा, अगली ऑप्शन कहता है 1855 में, बी में कहता है 1860, सी में कहता है 1860 में और डी में दिया गया 1870 में। तो देखिए ये जो लंदन में अनिवार्य शिक्षा जो ना प्रथम अनिवार्य शिक्षा लागू हुआ था वो 1870 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जिनका जिनका भी यहाँ पर डी नंबर आया होगा उनका सही होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन का आप लोग फास्ट में आंसर दीजिएगा। प्रश्न कहता है बडेटन, ठीक है, बडेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। बडेटस वुड सम्मेलन जो ना किस वर्ष हुआ था। तो देखिए ऑप्शन ए में देगा 1945 में और बी में देगा 1947 में और सी में देगा 1944 में और डी में देगा 1955 में। तो यहाँ पे देखिए क्या राइट आंसर आप लोगों का होगा, आप लोग मिलाते चलना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी जिनका भी आया होगा उनका सही होगा,
होगा, यानी कि 1944 में हुआ था, यानी कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1944 ईस्वी में। तो चलिए अगली क्वेश्चन का आप लोग ध्यानपूर्वक देखना और कोशिश करना सही आंसर बताने का। तो 9 नंबर प्रश्न बोलता है रूसो कहाँ का दार्शनिक था। रूसो जो है ना कहाँ का दार्शनिक था। तो ऑप्शन ए में दिया गया फ्रांस का, बी में है रूस का, सी में दिया गया अमेरिका का और डी में दिया इंग्लैंड का। तो देखिए जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन आया होगा उनका सही होगा, यानी कि ए ऑप्शन वाले आप लोग मिलाते चलना, आपका फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन आप लोगों का बोलता है ध्यानपूर्वक देखना और आंसर बताना। प्रश्न कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेलजिनी का संबंध जो है ना किस संगठन से था। ऑप्शन ए में देगा लाल सेना से, बी में देगा कार्बोनरी से, सी में देगा फिलिक हाइटेरिया से और डी में देगा डायट से। तो देखिए यहाँ पे मेलजिनी का संबंध जो था वो था किससे, तो कार्बोनरी से था, यानी कि जिनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन आ रहा है उनका सही होगा, यानी कि आप लोगों का कार्बोनरी सही आंसर होगा। तो 10 प्रश्न हमने यहाँ पे देख लिया टोटली, और आप लोग मिलाना 10 में से 10 किनका आ रहा है, ठीक है। 10 में से कम भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सही पूर्वक ध्यानपूर्वक आप लोग मिलाते जाना। अब प्रश्न आपका बोलता है 11 नंबर सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो ऑप्शन ए में देगा मानवकृत, बी में है पुनः पूर्ति योग, सी में देगा अजैव संसाधन और डी में दिया है अचक्रीय। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है सौर ऊर्जा का जो निम्नलिखित में से क्या संसाधन हो सकता है, तो ये हमारा संसाधन हो जाता है पुनः पूर्ति योग। सौर ऊर्जा जो ना पुनः पूर्ति योग होता है, यानी कि सूर्य की रोशनी से हम लोग किसी भी बैटरी को पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिनका भी बी आ रहा है उनका सही होगा। इसी प्रकार से आप लोग आंसर बताते चलना और साथ में अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि उन्होंने अभी तक जो है ना 6 से करीब 7 मंथ हो चुका है, तो 7 मंथ में उनकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो देखिए आपका अगली क्वेश्चन बोलता है तट रेखा में कितने किमी क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। यानी कि तट रेखा जो है ना उसमें कितना किलोमीटर क्षेत्र जो है ना वह अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 100 किलोमीटर, बी में है 200 किलोमीटर, सी में दिया गया है 150 किलोमीटर और डी में दिया गया है 250 यानी 250 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप लोगों का जिनका भी बी आया होगा ना उनका राइट आंसर होगा, यानी कि 200 किलोमीटर होगा टोटली, ठीक है 200 किलोमीटर होगा हमारा। तो आप लोगों का बी जिनका भी आया उनका सही होगा। तो चलिए अगली प्रश्न आपका बोलता है 13 नंबर, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। ठीक है, देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। तो ऑप्शन ए में दिया गया महात्मा गांधी, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में दिया है पंडित नेहरू। तो देखिए ये देश के बांध को जो भारत का मंदिर कहे थे वो कौन करने वाले थे। तो देखिए यहाँ पे कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। तो यहाँ पे आप लोगों का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते जाना। आप चलिए अगली प्रश्न आपका बोलता है 14 नंबर, ध्यानपूर्वक देखना। प्रश्न कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है ना महासागरों में निहित है, यानी कि कितना परसेंट, 100% हमारा पानी है पृथ्वी पर, उसमें से कितना परसेंट पानी जो है ना ये महासागरों में है स्थित है। ठीक है, महासागर में। तो देखिए ऑप्शन ए में देगा 96%, बी में है 95% और सी में देगा 96.6% और डी में देगा 96.5%। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, तो जिनका भी सी आ रहा है करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 96.6% हमारा जो है ना महासागरों में पानी निहित है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखना और आंसर बताना। प्रश्न कहता है आप लोगों का भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जूट की खेती जो है ना सबसे ज़्यादा की जाती है। तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है पश्चिम बंगाल, बी में है कर्नाटक और सी में दिया गया है असम और डी में दिया गया है उड़ीसा। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर जो होगा ना वो होगा पश्चिम बंगाल, यानी कि जिनका भी ए ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न आप लोग देखना। 16 नंबर प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है, इनमें से कौन खरीफ फसल होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया आपका गेहूँ, बी में दिया गया सरसों, सी में दिया गया चावल और डी में देगा मटर। तो देखिए यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आ रहा है उनका सही होगा, यानी कि चावल जो है ना खरीफ फसल हमारा कहलाता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। प्रश्न आपका प्रश्न बोलता है 17 नंबर पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, यानी कि पक्की सड़क जो एनएच जो जिसे हम लोग कहते हैं एनएच जिसे कहते हैं, ठीक है एनएच, वो जो है ना सबसे लंबाई की दृष्टि से मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा लंबाई दृष्टि गया है, यानी कि सबसे बड़ा मतलब कि बिहार में कम हो सकता है, मतलब जब मान लिया जाए जैसे आपका एनएच हाईवे है तो ये जो है ना किस राज्य में सबसे अधिक लंबा गया है, ठीक है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए में रहेगा बिहार, बी में है महाराष्ट्र, सी में रहेगा तमिलनाडु और डी में रहेगा केरल। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का जो होगा ना ये महाराष्ट्र होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो ना सबसे लंबी सड़कें हैं, ठीक है पक्की सड़क। तो आप लोग जिनका भी यहाँ पे बी नंबर आया होगा उनका सही आंसर होगा। तो आप लोग मिलाते चलिएगा प्रश्न एक एक, ठीक है। आप चलिए अगली प्रश्न आपका क्या बोलता है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में
कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं, यानी इनमें से कौन ऐसा है सड़क जो है जो कि मतलब सड़कों का वर्ग में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए में रहेगा पूर्व पश्चिम गलियारा, और बी में रहेगा एक्सप्रेस वे, और सी में रहेगा स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, और डी में रहेगा है सीमांत सड़कें। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का जो होगा ना वो होगा पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ना यह एक सड़क के वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है ना राइट आंसर ए हो जाएगा। तो जिनका भी यहाँ पे ए ऑप्शन आया है उनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगली प्रश्न आपका क्या बोलता है, तो 19 नंबर बोलता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो ना कहाँ है। ठीक है ना, ये बिहार में ही पड़ता है। पहले नंबर तो याद रखना, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है बिहार में पड़ता है, लेकिन किस जिला में। तो आपका ऑप्शन ए में रहेगा पटना में, बी में है हाजीपुर में, सी में रहेगा मुजफ्फरपुर में, और डी में रहेगा समस्तीपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा होगा उनका सही होगा, यानी कि यहाँ पे हमारा मुजफ्फरपुर होगा, नहीं मुजफ्फरपुर नहीं होगा, हाजीपुर होगा। ठीक है, हाजीपुर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न आप लोग देखना, और प्रश्न आपका बोलता है बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। यानी बिहार से हम लोग चले और इससे चल के भारत के मतलब लास्ट छोर जहाँ तक चलता है रेलवे का मुख्यालय, वो कितना तक राजमार्ग किलोमीटर में आता है। तो चलिए आपका ऑप्शन ए में क्या दिया गया देख लेते हैं। देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है जो 6283 किलोमीटर, बी में दिया गया हमारा 5283 किलोमीटर, और सी में दिया गया 60283 किलोमीटर, और डी में दिया गया है 8500 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ना जिनका भी आया होगा उनका टोटली सही होगा, यानी कि 8283 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना नंबर प्रश्न का, तो 20 नंबर प्रश्न का। देखिए 20 नंबर प्रश्न हमारा नहीं, बी नहीं होगा जी, यहाँ पे हमारा होगा ए नंबर प्रश्न। ठीक है, तो जिनका भी ए आया होगा उनका सही आंसर हमारा यहाँ पे हो चलेगा। ठीक है, आप चलिए अगली प्रश्न आप लोग देखना। प्रश्न आपका बोलता है लोकतंत्र जनता का तथा चूंकि जनता द्वारा तथा जनता का शासन है, जनता के लिए शासन या कथन जो है ना किनका कहना था। तो आपका ऑप्शन ए में रहेगा अरस्तु का, बी में है अब्राहम लिंकन का, सी में रहेगा रूसो का, और डी में रहेगा ग्रीन का। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न का आपका आंसर जो सही होगा ये होगा अब्राहम लिंकन, यानी कि हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग मिलाते चलिए अगली प्रश्न देखना, ध्यान से देखना और आंसर बताना। प्रश्न कहता है हमारा नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी हो गई है। नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार, यानी कि हम लोग देखें तो 2023 यानी कि 2021 के अनुसार से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए में रहेगा 90 करोड़, बी में है 71 करोड़, सी में रहेगा 75 करोड़, और डी में रहेगा 95 करोड़। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा 71 करोड़। ठीक है, 71 करोड़ यानी कि हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो जिनका भी ऑप्शन आ रहा है उनका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, तो 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न आपका क्या बोलता है, तो ध्यानपूर्वक देखना। प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्रश्न बोलता है जी किसी अर्थव्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र परिणामों के संदर्भ में कथन कौन सा जो ना सही कहा गया। यानी लोकतंत्र के फैसलों में जो लोकतंत्र में जितने भी व्यक्ति रहते हैं जी संसद में, वो सभी कौन कौन से फैसले ले सकते हैं, मतलब कि इनमें से जो दिया गया ना फैसला क्या सही हो सकता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया आपका गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए जो ना तानाशाही चाहिए, और बी में दिया आपका लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिकता समाप्त करने के पूर्ण रूपेण असमर्थ है, और सी में दिया लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने की सक्षम है, और सी में दिया आपका लोकतंत्र में किसी तरह का टकराव संभावना नहीं रहती है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, तो जिनका भी यहाँ पे ऑप्शन आपका यदि सी आ रहा है तो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने की सक्षम जो ना रखती है, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न आपका बोलता है बिहार में पंचायती राज संस्थाएं जो है ना किस स्तर में आती है। तो आपका ऑप्शन ए में देगा 1 स्तरीय, बी में देगा 2 स्तरीय, सी में देगा 3 स्तरीय, और डी में देगा 4 स्तरीय। तो राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पे जो होगा वो होगा 3 स्तरीय, यानी कि सी जिनका भी आया होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन आप लोग देखना। उससे पहले आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपनी वीडियो को अपने दोस्त में, ताकि उनको भी पता चले कि उनका कितना तैयारी अभी तक हो चुका है, और वो भी टेस्ट देख के ये पता करे कि उन्होंने अभी तक कितना तैयारी किया है और उनको कितना और तैयारी करना बाकी है। ठीक है, तो आप लोग अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। नीचे आप लोगों को इस प्रकार का निशान तीर का दिखाई पड़ेगा, उस पर क्लिक करके आप लोग शेयर कर देना अपने फ्रेंड में। तो चलिए अगली प्रश्न आपका क्या बोलता है। प्रश्न बोलता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए में रहेगा मोरारी जी देसाई, बी में रहेगा नीतीश कुमार, सी में रहेगा इंदिरा गांधी, और डी में रहेगा जयप्रकाश नारायण। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो होगा ना जयप्रकाश नारायण होगा। इन्होंने ही बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था, यानी कि जिनका भी डी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सही हो जाएगा।
तो अब देखिए अगली प्रश्न आपका क्या बोलता है। अगली प्रश्न बोलता है भारत में 1977 में ठीक है, आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो ऑप्शन ए में रहेगा कांग्रेस पार्टी को, बी में है जनता पार्टी, सी में रहेगा कम्युनिस्ट पार्टी और डी में रहेगा किसी पार्टी को नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करना फास्ट में। तो चलिए ये जनता पार्टी का विजय हुआ था और जनता पार्टी अभी तक चल रही है, यानी कि मोदी की सरकार, ठीक है, 1977 से ही उनकी सरकार जो है ना अभी तक चल रही है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं और फास्ट में आंसर आप लोगों को बताना है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन का नेता थे। तो देखिए ऑप्शन ए में रहेगा मोरारी जी देसाई, बी में जयप्रकाश नारायण, सी में रहेगा महेंद्र सिंह टिकैत और डी में रहेगा चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर आपका जो होगा महेंद्र सिंह टिकैत होगा। ये बने थे सबसे पहले बिहार में, ठीक है, भारत में किसान यूनियन के नेता, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्रश्न आपका बोलता है 28 नंबर, तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ए में रहेगा बिहार में, बी में है उत्तर प्रदेश में, सी में रहेगा आंध्र प्रदेश और डी में रहेगा तमिलनाडु में। तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का जो होगा वो होगा आंध्र प्रदेश से ही शुरू हुआ था तारी विद्रोह आंदोलन, यानी कि जिनका भी सी ऑप्शन आ रहा है उनका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन आपका क्या बोलता है। तो क्वेश्चन बोलता है आपका 29 नंबर, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। सत्ता में जो ना भागीदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कहाँ पड़ती है। तो ऑप्शन ए में रहेगा क्षेत्र भाषा और जाति के आधार पर बंटे समाज, बी में रहेगा क्षेत्रीय विभाजन बड़े राज्य में और सी में रहेगा प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में और डी में रहेगा उपयुक्त तीनों में। तो देखिए 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका सही होगा वो होगा भाषा, चूंकि क्षेत्र और जाति के आधार पर बटे समाज में ही जो है ना सत्ता की साझेदारी की भागीदारी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही होगा। जिनका भी ए ऑप्शन आ रहा है उनका सही होते चलेगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन आपका क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार किस प्रकार के दल में आ जाती है। तो ऑप्शन ए में रहेगा एक दलिया, बी में रहेगा द्विदलीय, सी में रहेगा बहुदलीय और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिनका भी 30 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन आ रहा है उनका सही होगा, यानी कि संघीय व्यवस्था में यदि सरकार जाती है तो वह बहुदलीय व्यवस्था में आ जाती है, यानी कि आप लोगों का सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन आप लोग देखना फास्ट में। प्रश्न कहता है जी भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ठीक है। बिहार में कौन सा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन ए में रहेगा बिहार मतलब भारत में पूछा जा रहा है और बी में रहेगा चंडीगढ़, सी में रहेगा हरियाणा, डी में रहेगा गोवा। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आप लोगों का यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जिनका भी डी ऑप्शन आ रहा है उनका सही आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए अगली क्वेश्चन आपका क्या बोलता है। 32 नंबर प्रश्न बोलता है आप लोगों का बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार में कौन सा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। तो ऑप्शन ए में रहेगा पटना, बी में है गया, सी में रहेगा शिवहर और डी में रहेगा नालंदा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जिनका भी यहाँ पे ए आ रहा होगा उनका सही होगा, यानी कि ये हमारा पटना यहाँ पे राइट आंसर होगा। और सबसे कम पूछे तो यहाँ पे आप लोगों को शिवहर याद रखना है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन आपका बोलता है 33 नंबर, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। यानी कि हम लोग किसी भी प्रकार के उपभोक्ता में जाते हैं शिकायत करने के लिए तो हमें कितना रुपया देना पड़ता है। तो ऑप्शन ए में रहेगा 50 रुपया, बी में है 70 रुपया, सी में रहेगा 10 रुपया और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम उपभोक्ता को यदि शिकायत करते हैं ना तो हमें किसी भी प्रकार का शुल्क देना नहीं पड़ता है, यानी कि डी नंबर आपका आप लोगों ने कमेंट किया है तो आपका सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं हमारा हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोलता है, ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न आपका बोलता है सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कितनी थी। ठीक है, 2008 से 2009 के अनुसार हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में आप लोगों का दिया गया है 22,553 रुपया, बी में रहेगा 25,494 रुपया, सी में रहेगा 6,610 रुपया और डी में दिया गया है 54,850 रुपया। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जिनका भी यहाँ पे बी नंबर आ रहा होगा उनका सही होगा, यानी कि 25,994 रुपया यहाँ पे हमारा हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन आपका बोलता है 35 नंबर प्रश्न है वित्तीय संस्थाओं के प्रकार जो है ना कितने प्रकार होते हैं। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो ऑप्शन ए में रहेगा 5 प्रकार, बी में 4 प्रकार, सी में रहेगा 3 प्रकार और डी में रहेगा 2 प्रकार। तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा इनका जो प्रकार होता है ना 2 प्रकार होता है, यानी कि यहाँ पे डी जिनका भी ऑप्शन आ रहा है उनका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपका बोलता है 36 नंबर देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार जो है ना कितने हैं, यानी कि देश में संगठित बैंक जो है ना उसके प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए में रहेगा 3 प्रकार, बी में है 4 प्रकार, सी में रहेगा हमारा 2 प्रकार और डी में रहेगा 1 प्रकार। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा 36 नंबर का होगा वो होगा 2 प्रकार के होते हैं। तो यानी कि आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। तो जिनका यहाँ पे सी नंबर आ रहा है उनका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन आपका बोलता है 37 नंबर
प्रश्न कहता है बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है ना बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ग्रस्त है, यानी कि पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी बिहार होगा, दक्षिण बिहार होगा, या पश्चिम बिहार, या फिर उत्तरी बिहार। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ना डी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि उत्तरी बिहार। तो जिनका जिनका भी डी ऑप्शन आया है आप लोग कमेंट करना। तो चलिए अगली क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन आपका बोलता है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन आपका शो हो रहा है, कमेंट करना। फास्ट में ऑप्शन ए में कहता है गंगा नदी, बी में है गंडक, सी में है कोसी और डी में रहेगा पुनपुन नदी। तो देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न का यदि आप लोगों ने ऑप्शन सी बताया तो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि कोसी नदी को ही हम लोग क्या कहते हैं बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न आपका बोलता है 39 नंबर प्रश्न कहता है महासागर की तली पर होने वाले कंपन को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए में रहेगा भूकंप, बी में चक्रवात, सी में रहेगा सुनामी और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को 39 नंबर प्रश्न का यदि सी नंबर बताएं तो सही आंसर आपका होगा, यानी कि सुनामी हमारा हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर। तो चलिए अगली क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न आपका यहाँ पे 40 नंबर बोलता है मानव यहाँ होगा। ठीक है, पानव नहीं होगा तो मानव होगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं मानव। ठीक है, यहाँ पे मानव हमारा होगा। तो देखिए मानव शरीर में आग लगने आग से जलन की जलने की स्थिति में, नहीं किसी व्यक्ति को आग लग जाता है शरीर में, तो जले हुए स्थान पे जो है ना हमें प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। यानी प्रथम बार जैसे किसी व्यक्ति को आपके घर में मान लिया जाए आग लग गया, यानी मतलब लगना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन के अनुसार, लग जाए तो आप क्या प्राथमिक उपचार करोगे। सबसे पहले उन आग लगे हुए व्यक्ति के शरीर पे क्या लगाओगे। तो ऑप्शन ए में रहेगा ठंडा पानी डालना, बी में है गर्म पानी डालना, सी में है अस्पताल पहुंचाना और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो है ना अस्पताल पहुंचाना है यदि किसी व्यक्ति को आग लग जाता है शरीर में। ठीक है, प्रथम उपचार यही हमारा होगा। तो यहाँ पे जिनका जिनका भी सी आया होगा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 40 प्रश्न बोला था, हमने आप लोगों को चैलेंज दिया है 48 प्रश्न में। ठीक है, तो हमने 48 प्रश्न में आपको बोला था कि आपको बनाना है टोटल कितना बताना है 40 प्रश्न। तो यहाँ पे हमने 40 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोगों को यह भी बताना है कमेंट करके कि आपने 40 में से कितना मारा है। 40 में 40 यदि आप लोगों ने मार दिया ना तो आप एकदम बिल्कुल अच्छी तैयारी कर रही हो। तो चलिए आप और भी 8 प्रश्न बचा हुआ है, यदि आप लोग 40 में 40 नहीं मारे तो और भी 8 प्रश्न देख लो, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो देखिए 41 नंबर प्रश्न बोलता है भारत में वित्तीय वर्ष जो ना होता है कितने दिनों के लिए, कब से कब होता है। तो ऑप्शन ए में रहेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच, बी में रहेगा 1 जुलाई से 30 जून के बीच और सी में रहेगा हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर यदि आप लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे सी बताया तो आपका सही होगा, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच हमारा यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन आपका बोलता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में रहेगा उजला गला, बी में है नीला गला, सी में है लाल गला और डी में रहेगा हरा गला। तो देखिए बृहद क्षेत्र में पानी की उपस्थिति के कारण हम लोग जो है ना पृथ्वी को, यानी कि पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं नीला गला कहते हैं। यानी कि आप लोग यानी बी नंबर बताया तो आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगली क्वेश्चन आपका बोलता है सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियम कानून जो है ना कब लागू हुआ था। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून जो है ना कब लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए में रहेगा 2004 में, बी है 2005 में, सी में रहेगा 2006 में और डी में रहेगा 2007 में। तो देखिए ये हुआ था 2005 में लागू, और कहाँ से हुआ था तो राजस्थान से शुरू हुआ था। तो जिनका जिनका भी यहाँ पे बी ऑप्शन आया है उनका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन आपका बोलता है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ठीक है ना, तो चलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे गया है ए में लोकतंत्र, बी में है राजतंत्र, सी में रहेगा सैनिक तंत्र और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर जो होगा 44 नंबर प्रश्न का ये होगा लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र जो है ना नेपाल की शासन प्रणाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर यदि आप लोगों ने ए बताया तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन आपका बोलता है 45 नंबर राजनीति दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसी कोई भी व्यक्ति यदि राजनीति में भाग लेता है, कोई मान लो वार्ड के लिए यदि खड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, उसका जो मान्यता होता है वो कौन देता है राजनीतिक दलों को, और उनका चुनाव चिन्ह जो होता है वो कौन देता है यही बताना। तो ऑप्शन ए में रहेगा राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में रहेगा निर्वाचन आयोग और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा ही उनको मान्यता प्राप्त होता है और साथ में चुनाव चिन्ह भी दिया जाता है, यानी कि सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यदि आपने सी नंबर बताया तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन आपका बोलता है 46 नंबर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार जो है ना दिया गया, यानी भारत में जो
अनुच्छेद 19 है, उसमें भारत में जितने भी लोग नागरिक रहते हैं तो उनको किस प्रकार का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन ए में देगा स्वतंत्रता का अधिकार, बी में है समानता का अधिकार और सी में देगा संवैधानिक उपचार का अधिकार और डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोगों का होगा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 में, यानी कि आप लोगों को यदि आप लोगों ने ए नंबर ऑप्शन बताया तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन आपका बोलता है टीपू सुल्तान शासक कहाँ के थे। तो ऑप्शन ए में देगा मैसूर का, बी में है शिमला का, सी में देगा कश्मीर और डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है टीपू सुल्तान जो शासक थे वो कहाँ के थे, तो आपने यदि ऑप्शन नंबर ए बताया तो आपका सही आंसर होगा, यानी कि मैसूर के शासक थे। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, फास्ट में आप लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना यह कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 13 अप्रैल 1919 में, बी में है 14 अप्रैल 1919 में, सी में देगा 15 अप्रैल 1919 में और डी में देगा 16 अप्रैल 1919 में। तो यहाँ पे यदि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया तो आपका सही आंसर होगा, यानी कि 13 अप्रैल 1919 में जो ना जालियांवाला बाग हत्याकांड जो ना हुआ था। तो चलिए आप लोगों को ये बताना है कि मैंने टोटली आप लोगों को चैलेंज किया था कि 48 प्रश्न में से जो ना आपको सिर्फ 40 प्रश्नों का आंसर बताना है। तो यदि आप लोगों ने 48 प्रश्न में से 40 का यदि आप लोगों ने सही आंसर जवाब दिया है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे जाके अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और साथ में आप लोगों ने 48 प्रश्न में से कितना का सही बनाया है वो आपको कमेंट करके जाना है। और उसके बाद आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना है, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है और साथ में क्लास 10 का तैयारी भी करवाया जाता है। तो आप लोगों को एक काम और करना है, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जो ना शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको भी ये पता चले कि कितनी उन्होंने तैयारी की है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। उससे पहले आप लोगों को एक जानकारी दे देंगे, यदि आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप लोगों को फ्री में जो नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए हमारा नंबर ये है 6009698095, इस पर आप लोगों को व्हाट्सअप करके मैसेज करना है और बोलना है कि हमें ग्रुप में ज्वाइन कर दें, तो मैं आप लोगों को वहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। तो चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।